जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास का चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे और इसकी राइटर हैं टिशानी दोशी। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन ए ट्रैवलॉग रिटन बाय टिशानी दोशी। ये जो स्टोरी है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये एक ट्रैवलॉग यानी जिसमें ट्रैवल यानी यात्रा का वृत्तांत, यात्रा के बारे में लिखा जाता है। तो ये स्टोरी एक यात्रा का वर्णन है और इसकी राइटर है टिशानी दोशी। शी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीडिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। और ये ट्रैवलॉग किसके बारे में है? जब वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप पर गई तो ये उस यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा है। जेफ ग्रीन अ कैनेडियन स्टार्टेड स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। जेफ ग्रीन जो कि कनाडा के निवासी थे, उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इन विच ही वांटेड टू गिव एन इंसाइट इनटू हाउ वन शुड विजिट एंटार्क्टिका। और इस प्रोग्राम के तहत वो बताना चाहते थे कि किस तरह से एंटार्क्टिका पर विज़िट करके यानी वहाँ पर जा कर के इंसाइट यानी वहाँ का जो अंदरूनी वहाँ की बातें हैं उनको कोई भी समझ सकता है। टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर पहुँचकर कोई भी जो वहाँ जाता है वो प्रेजेंट यानी जो वर्तमान है और इस धरती का पास्ट क्या था और इस अर्थ का फ्यूचर क्या होगा उसकी ग्लिम्स यानी एक झलक पा सकता है, देख सकता है, उसकी स्टडी कर सकता है। एंड नाउ अबाउट द ऑथर टिशानी दोशी, एन इंडियन पोएट, जर्नलिस्ट, डांसर एंड एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर। ये एक भारतीय पोएट, कवि हैं, पत्रकार हैं, डांसर हैं और एक यात्रा का इनको काफ़ी अनुभव है। अलग अलग तरह की यात्राएं करने का इनको एक्सपीरियंस है। लेसन को स्टार्ट करने के पहले पेज नंबर 18 यानी इस लेसन का जो फर्स्ट पेज है उस पर कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स और कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जिनको कि हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे ताकि ये पूरा लेसन हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। द फर्स्ट वन इज़ प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या होता है? उसको हिंदी में कहते हैं ग्रह। अ सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है? ये प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी ऑर्बिट में यानी इनका एक पाथ होता है, इनका एक मार्ग होता है और उसी मार्ग पर ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। एंड नाउ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका ही वो जर्नी है जो कहाँ तक गई है? टू द एंड ऑफ द अर्थ। एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो एंटार्क्टिका महाद्वीप 5वां बड़ा महाद्वीप है। द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट एंड साइट द साउथ पोल। नीचे आप देखिए जो अंटार्कटिका है इस ग्लोब में, ये क्या है? सदर्न मोस्ट यानी जो दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी छोर है धरती का और वहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। थोड़ा सा और एंटार्क्टिका के बारे में जानते हैं। इट डज नॉट हैव ए नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन। ये पूरा कॉन्टिनेंट आइस यानी बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर कोई भी नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, यानी जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो नहीं है। केवल जो रिसर्च करने के लिए आते हैं या और भी किसी ट्रैवल के करते हुए आते हैं वही यहाँ पर रहते हैं। देयर आर नो कंट्रीज़ इन अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका पर कोई भी देश नहीं है, यानी अंटार्कटिका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, ये कंट्रीज़ में डिवाइड नहीं है जैसा आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ द एकेडमिक शोकाल्स्की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये एक शिप है, अ रशियन रिसर्च वेसल यानी शिप।
बिल्ट फॉर पोलर एंड ओशिनोग्राफिक रिसर्च। तो जो इसको बिल्ट किया गया था, इसकी बनावट कैसी है कि ये पोलर यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में या समुद्र में समुद्र से संबंधित किसी रिसर्च के लिए इस तरह का इसको बनाया गया था। तो जो हमारी राइटर थी टिशानी दोषी, वो कौन सी शिप से गई थी? एकेडमिक शोकाल्स की। एक और ज्योग्राफिकल टर्म आई है इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। चित्र में भी आप देख रहे हैं, बीचों बीच में है इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। यानी नॉर्थ और साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच में जो धरती है उसको एक काल्पनिक रेखा से उसको डिवाइड किया गया है और उसका नाम क्या है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और ये जो इक्वेटर है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है, द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर। जो इसके ऊपर का पार्ट है वो नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो नीचे का पार्ट है वो साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध उसे कहा जाता है। एक और ज्योग्राफिकल टर्म गोंडवाना जो कि इस लेसन में आई है, हम उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस चित्र को देखिए, 225 मिलियन ईयर्स अगो जो धरती थी वो ऐसी थी। आपको फर्स्ट चित्र में दिखाई दे रहा है इक्वेटर बनी है और जो पूरा लैंड एरिया है उसको पैनजिया नाम दिया गया है। सेकंड पर आइए, 150 मिलियन ईयर्स अगो, 150 मिलियन ईयर्स अगो जो धरती थी वो एक देखिए अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और नीचे का कुछ पार्ट ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था और उसको कहा जाता था गोंडवाना। अब हम थर्ड पर आएंगे, 100 मिलियंस अगो जो ये सुपर कॉन्टिनेंट था, इसकी जो प्लेट्स थी धीरे धीरे ड्रिफ्ट हुई, धीरे धीरे आगे को बढ़ी। तो इसके कितने पार्ट हुए? एक पार्ट साउथ अमेरिका बन गया, एक अफ्रीका और 100 मिलियन ईयर्स अगो देखिए इंडिया कहाँ था? जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट था वो अफ्रीका के नज़दीक है, नीचे अंटार्कटिका है और वहीं पर थोड़ी दूर ऑस्ट्रेलिया है। और आज जब ये जो प्लेट्स हैं इनकी ड्रिफ्टिंग चलती रही, धीरे धीरे खिसकते रहे महाद्वीप, तो क्या हुआ? जो आज की धरती है, अर्थ टुडे है, वहाँ पर इंडिया एशिया में आ गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और अंटार्कटिका नीचे दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच गया। तो ये क्या है? जब आज से 150 मिलियन ईयर्स अगो ये सब एक थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट था और उसको क्या नाम दिया गया? गोंडवाना। और अब एक बायोलॉजिकल टर्म बायोस्फीयर। चित्र में देखिए, एक बायोस्फीयर किससे मिलकर बनता है? इकोस्फीयर यानी वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं यानी वहाँ के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इसके बाद में हाइड्रोस्फीयर किससे मिलकर बनता है? जो वहाँ की वाटर बॉडीज़ होती हैं वो हाइड्रोस्फीयर कहलाती हैं। लिथोस्फीयर यानी वहाँ की जो भूभाग है वो लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जो क्लाइमेट है, जो गैसेस हैं उस एरिया में, और ये सब मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। यानी इकोस्फीयर में तो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर यानी वहाँ की वाटर बॉडीज़ भी रहेंगी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का एटमॉस्फेयर, ये सब मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। सो लेट्स रीड द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यात्रा कहाँ पर? एंड ऑफ द अर्थ, जहाँ पर की धरती समाप्त होती है वहाँ की यात्रा। ये लेसन, इसमें काफ़ी कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स आएंगी, बायोलॉजिकल टर्म्स आएंगी, जिनको हम लोग साथ में समझते चलेंगे। फर्स्ट पेज यानी पेज नंबर 18 में आने वाले मैक्सिमम टर्म्स को हम समझ चुके हैं, जिससे कि ये लेसन हमको अब समझना आसान होगा। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है वो। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर,
द एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो टू। राइटर टिशानी दोशी कहती हैं कि यदि आप प्लैनेट के बारे में, प्लैनेट यानी ग्रह, और यहाँ पर किस प्लैनेट की बात हो रही है, यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है, तो यदि आप इस अर्थ के प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में कि ये पहले क्या थी, और प्रेजेंट यानी अभी, और फ्यूचर में क्या होगा, तो एंटार्क्टिका इज़ द राइट प्लेस। तो एंटार्क्टिका एक बिल्कुल सही जगह है जाने के लिए। हम लोग जान चुके हैं एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, और जो हमारा प्लैनेट है, हमारी अर्थ है, हम ये भी जान चुके हैं कि वो पहले कैसी थी, अब कैसी है, और फ्यूचर में क्या होगा, ये हम लेसन को पढ़ने पर जानेंगे। और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है राइटर का, यानी ये उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसको। तो वो बताती हैं कि यदि आप ऐसा देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एंटार्क्टिका इज़ द राइट प्लेस। बॉन वॉयेज, बॉन वॉयेज ये एक फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा का फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है गुड जर्नी, हैव ए गुड ट्रिप। जब कोई जाता है कहीं पर तो हम उसको शुभ यात्रा कहते हैं। तो शुभ यात्रा को फ्रांसीसी भाषा के लिए क्या फ्रेज़ यूज़ किया गया, बॉन वॉयेज, और इंग्लिश में कहते हैं गुड जर्नी या हैव ए गुड ट्रिप, हैव ए नाइस ट्रिप। तो वो भी ऐसा ही बोलती हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल। वो कहती हैं कि इस साल जब ये लेसन लिखा गया तब की बात है। तो उन्होंने कहा कि जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने आप को पाया कि मैं एक रशियन जो वेसल, वेसल यानी शिप, वो भी किसके लिए बना हुआ है, रिसर्च के लिए बना हुआ था वो शिप, मैंने अपने आप को उस पर पाया। द एकेडमिक शोकाल्स्की, और उस शिप का नाम क्या था, द एकेडमिक शोकाल्स्की। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका। हेडिंग यानी की ओर बढ़ना। तो ये शिप किधर की ओर बढ़ रहा था, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट यानी ठंडा, ड्राइएस्ट यानी जहाँ पर मॉइस्चर नहीं, एकदम ड्राई जहाँ की क्लाइमेट है, एंड विंडिएस्ट और जहाँ पर तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट, और उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, एंटार्क्टिका। तो इस साल की शुरुआत में, इस साल यानी जिस साल उन्होंने ये ट्रैवलॉग, ये लेसन, ये स्टोरी लिखी, तो मैंने पाया कि मैं एकेडमिक शोकाल्स्की एक रशियन शिप है जो कि रिसर्च के लिए जाता है, उसमें मैं सवार हूँ, उसमें मैं हूँ। और हम लोग किधर को जा रहे हैं, हम लोग एंटार्क्टिका जा रहे हैं, जो कि एक कॉन्टिनेंट है, ये हम जान चुके हैं। और वो कॉन्टिनेंट भी कैसा है, वो पूरा आइस से भरा है, इसलिए कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है, और तेज हवाएं चलती हैं। My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras. मद्रास आज का चेन्नई है। अब वो जोग्राफिकल टर्म्स में बताती हैं कि जो उनकी जर्नी थी वो 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर हम लोग जान चुके हैं, इक्वेटर का मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, उसके नॉर्थ में 13.09 डिग्री से स्टार्ट हुई। और वो कहाँ पे है ये लोकेशन, ये चेन्नई यानी तब का मद्रास, वहाँ पर है। एंड इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और चेन्नई से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और वो कहाँ जाना था उनको, एंटार्क्टिका। आप मैप पर देखें तो ये दूरी कितनी ज़्यादा है, और इसमें उनको जो 9 टाइम जोन को क्रॉस करना पड़ा। जो पूरी अर्थ है यहाँ पर अलग अलग टाइम जोन है, क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अलग अलग समय, अलग अलग कंट्री का टाइम होता है। तो पूरी जो धरती है उसको 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। तो मैंने ऐसे 9 टाइम जोन को क्रॉस किया, कहाँ से कहाँ जाने में, चेन्नई से यानी मद्रास से एंटार्क्टिका जाने में। 6 चेक पॉइंट्स, 6 ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पे वो चेक पॉइंट्स थे, यानी पासपोर्ट है, वीज़ा है, इमिग्रेशन है, इस तरह की वहाँ पर चेकिंग की गई। जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, उनकी वाटर जो बॉडीज़ रहती हैं उसको क्रॉस करते हैं,
उनकी जो वायु सीमाएं रहती हैं उसको क्रॉस करते हैं, तो ये सारे चेक पॉइंट्स बने रहते हैं। तो उनको भी 6 चेक पॉइंट्स पर अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक कराना पड़ा। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, मद्रास से एंटार्क्टिका जाने में उनको 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी ओशन भी होंगे या बड़ी बड़ी रिवर्स को क्रॉस करना पड़ा होगा, ऐसे करके उनको 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस करना पड़ा, यानी 3 ओशन या समुद्र, उन्होंने नाम तो नहीं बताए पर उनको क्रॉस करना पड़ा। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, इकोस्फीयर हम लोग जान चुके हैं कि वहाँ का जो ग्रीनरी होती है, जो वहाँ का उस एरिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो हर एरिया का वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ की ग्रीनरी अलग होती है, वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं। तो इस तरह से उनको कई सारे इकोस्फीयर को भी क्रॉस करना पड़ा, यानी वहाँ से जाना पड़ा। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. जब वो एक्चुअल में उन्होंने एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे अपना पैर रखा, अपनी कदम रखे, तो उनको मद्रास से वहाँ तक पहुँचने में 100 घंटे की लगभग जर्नी करनी पड़ी। और इसमें उन्होंने कार से भी जर्नी की, एरोप्लेन से भी की और शिप से भी की, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन एंड शिप। हवाई यात्रा भी की, समुद्री यात्रा भी की और सड़क पर भी यात्रा की। My first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. इतनी लंबी यात्रा के बाद में जब उन्होंने अंटार्कटिका पर अपने कदम रखे, तो जो उनका फर्स्ट इमोशन, जो उनके अंदर सबसे पहले इमोशन, वो भाव आए अंटार्कटिका को देखकर, वो क्या आए कि एक एक्सपांसिव यानी बहुत ही विशाल, विस्तृत, वास्ट, जो कि एक लार्ज एरिया है, वाइट लैंडस्केप, पूरा सफ़ेद लैंडस्केप है, यानी जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा है सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, अनइंटरप्टेड। और जो वहाँ का ब्लू हॉराइजन है, हॉराइजन क्या कहलाता है, जहाँ पर कि धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस जगह को कहते हैं हिंदी में क्षितिज यानी हॉराइजन। और अनइंटरप्टेड, उसमें बीच में कोई रुकावट नहीं, क्योंकि वहाँ पर एकदम से आइस है और कोई भी वहाँ पर आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो कुछ भी वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं थी। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और मुझको देखते ही साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पर आश्चर्य लगा। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, वंडर आश्चर्य किस पर, कितना विशाल, इमेंस यानी कितना विस्तृत, कितना ह्यूज। इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी एकदम अलग थलग, वहाँ पर कोई भी नहीं, पूरा जो एटमॉस्फेयर वो क्वाइट, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि वहाँ पर नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। But mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. लेकिन ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एक समय ऐसा था जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास यानी एक ही भूभाग का हिस्सा थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, आगे तिशानी दोषी कहती हैं 650 मिलियंस ईयर्स अगो, यानी 650 मिलियन साल पहले, ये हम लोग पहले ही एक स्लाइड में समझ चुके हैं। ए जाइंट amalgamated southern supercontinent गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, कि एक जाइंट यानी बहुत ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप से भी बड़ा महाद्वीप, वो एग्जिस्ट करता था। amalgamated यानी कंबाइन, इसमें बहुत और भी, जैसे हमने देखा दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और एंटार्क्टिका, तो इतना लैंड जो मास था उसमें कंबाइन था, तो वो एग्जिस्ट करता था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, और ये जो प्रेजेंट डे, जो आज का एंटार्क्टिका है,
उसके चारों तरफ ये पूरा सुपर कॉन्टिनेंट था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। उस समय जबकि सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था तो चीज़ें अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन। धरती पर मानव का उद्भव नहीं हुआ था, मानव का अराइवल नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। और उस समय की क्लाइमेट यानी जलवायु भी आज की तुलना में काफ़ी गर्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और उस समय का जो प्लांट्स थे, स्पीशीज़ थी, यानी उस क्लाइमेट के, वो भी काफ़ी अलग थे और वही धरती पर थे। यानी प्लांट्स थे और तरह तरह के स्पीशीज़, छोटे मोटे एनिमल्स थे, इंसेक्ट्स थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। 500 मिलियन साल पहले गोंडवाना डेवलप था। बट अराउंड द टाइम when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway। लेकिन जब डायनासोर्स आप सभी जानते होंगे, ह्यूज एनिमल्स होते थे, बड़े बड़े एनिमल्स होते थे, जब वो वाइप आउट हो गए, वो चले गए, विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, और मेमल्स यानी वो प्राणी जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। यानी कुछ प्राणी अपने यंग वंस को बर्थ देने के लिए अंडे देते हैं और कुछ अपने यंग वंस को एज इट इज़ बर्थ देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स का धरती पर उद्भव हुआ। गॉट अंडरवे यानी स्टार्टेड। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। और जो लैंड मास था यानी जो भूभाग था, अब वो देशों में बंटना शुरू हो गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और आज जो हम ग्लोब देखते हैं, आज जो हम अर्थ का फॉर्म देखते हैं, कुछ कुछ वैसा ही शेप लेने लगा। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अंटार्कटिका पर जाना उसी इतिहास का एक पार्ट है कि कैसे एक सुपर कॉन्टिनेंट था, किस तरह से जो प्लेट्स थी वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हुई, उस सुपर कॉन्टिनेंट का डिवीज़न हुआ, और किस तरह से धरती पर इंसान का आना हुआ, डायनासोर्स का एक्सटिंक्ट यानी वो विलुप्त हुए। तो ये सब उसी इतिहास का एक पार्ट है। टू गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम। वहाँ आकर हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से यानी धरती का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये एक ग्रास्प यानी ये आइडिया हमको आता है। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। और ये भी समझ में आता है कि अब हम धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम डेवलप हो रहे हैं, क्या हम धरती के एंड की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी वहाँ जाकर समझ में आता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ फिर से ज्योग्राफिकल टर्म्स आएंगी जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। कॉर्डिलेरन फोल्ड्स क्या होते हैं? आर फॉर्म्ड बाय सिस्टम और ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। जो कि धरती के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उससे ये फोल्ड्स बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं? जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके द्वारा ये बनते हैं। टुगेदर विद द इंटरवीनिंग प्लेटोज एंड अदर फीचर्स। यानी जहाँ कहीं पर पठार हैं या दूसरे धरती के अंदर, अर्थ के अंदर चेंजेस, प्लेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, उससे ये कॉर्डिलेरन फोल्ड्स बनते हैं। और यहाँ पर ये जो कॉर्डिलेरन फोल्ड्स हैं ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से मैक्सिको तक की माउंटेन चेन की बात यहाँ पर हो रही है। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। ग्रेनाइट हम लोग सभी जानते हैं एक तरह का स्टोन है, उसकी शील्ड यानी उसकी परतें। तो जब महाद्वीप बने, जो प्रारंभिक जीवन था वो क्या था? प्री कैम्ब्रियन। और उस समय ये ग्रेनाइट शील्ड बनी। There are the granite sheets which are formed approximately 4 to 5 billion years ago। जब धरती में धीरे धीरे जो प्लेट्स थी उनकी ड्रिफ्टिंग हो रही थी, प्रेशर पड़ रहा था, तो इन ग्रेनाइट शीट्स का
उद्भव हुआ, इनका उद्भव नहीं, ये ग्रेनाइट शीट्स बनी। और वो जो एरा था, वो जो युग था जब ये सब हो रहा था, उसको कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन। Until the start of the Cambrian, approximately 540 million years ago। तो ये सब कब तक चलता रहा? ये सब 450 मिलियन ईयर्स एगो तक चलता रहा। प्री कैम्ब्रियन के बाद आया कैम्ब्रियन एरा। और अब हम समझते हैं कि हिमालयाज़ का निर्माण कैसे हुआ। फिर से इस चित्र को देखते हैं। 225 मिलियन ईयर्स एगो, चित्र में देखिए, जो लैंड मास था वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में ना डिवाइड होके वो क्या था, उसका नाम था पैनजिया। इसके बाद में फिगर नंबर 2, 150 मिलियन ईयर्स अगो एक सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम था गोंडवाना। इसमें आज का साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये सभी शामिल थे और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना। 100 मिलियन ईयर्स एगो धीरे धीरे ये जो प्लेट्स थी ये ड्रिफ्ट होना शुरू हुई, यानी ये लगातार प्रोसेस ड्रिफ्ट होने की, खिसकने की चल रही थी। और अब अंटार्कटिका जो कि ये सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना में था वो नीचे साउथ पोल की ओर आ गया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट होके नॉर्थ अमेरिका की ओर, ऑस्ट्रेलिया भी ड्रिफ्ट होने लगा और अफ्रीका भी ड्रिफ्ट होके अलग होने लगा और इंडिया भी धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके एशिया की ओर बढ़ने लगा। आज से आज का जो हमारा ग्लोब है, अर्थ है, इसमें ये सुपर कॉन्टिनेंट बिखर कर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पास और इंडिया धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके एशिया में जुड़ गया। लेकिन इस ड्रिफ्टिंग में जो वहाँ की प्लेट्स थीं उन पर प्रेशर पड़ा और वो प्लेट्स ने ऊपर आकर हिमालय का निर्माण किया, यानी वो प्लेट्स ऊपर आ गई और इंडिया उस जगह पर वहाँ जाके एशिया में फिक्स हो गया और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रेलिया भी सुपर कॉन्टिनेंट से अलग होके एक अलग कॉन्टिनेंट बन गया। एंड नाउ ड्रेक पैसेज, पैसेज का मतलब रास्ता। अब ये ड्रेक पैसेज कहाँ पर है? ये क्योंकि ये अब हमको पता चल चुका है कि जब सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना के अलग अलग टुकड़े हुए या धीरे धीरे उनमें ड्रिफ्टिंग हुई तो साउथ अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट बना। तो साउथ अमेरिका की टिप और अंटार्कटिका का शेटलैंड आइलैंड के बीच का जो पैसेज है उसको कहा जाता है ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज इज़ द बॉडी ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर बॉडी यानी ये जलीय क्षेत्र है बिटवीन द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। पहले भी इसके पहले वाले चित्र में आप देखिए कि ग्लोब में वहाँ पर जो सदर्न अमेरिका है, साउथ अमेरिका का टिप है, सदर्न टिप है, लास्ट है एट केप हॉर्न, उसको क्या कहा जाता है? केप हॉर्न, चिले। एंड द साउथ शेटलैंड आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का भी जो साउथ आइलैंड है उसके बीच के जो वाटर बॉडी है उसको कहा जाता है ड्रेक पैसेज। सर्कमपोलर करेंट, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। साउथ अमेरिका और अटलांटिक ओशन के चारों ओर एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ साउथ पैसिफिक ओशन है और एक तरफ अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पर जो करेंट है, जो ये तीन ओशन है और इनकी करेंट कहाँ कैसे फ्लो होती है? वेस्ट टू ईस्ट, अंटार्कटिका के चारों ओर वेस्ट से ईस्ट इनकी धाराएं चलती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? सर्कमपोलर करेंट। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। तिशानी दोषी कहती हैं कि अंटार्कटिका आकर कॉर्डिलेरन फोल्ड्स ये हम समझ चुके हैं, उनके महत्व को जानना। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और प्री कैम्ब्रियन जो युग था, एरा था, उसके ग्रेनाइट शील्ड के महत्व को जानना, समझना जरूरी है। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है और कार्बन
कार्बन की मात्रा भी एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्रदूषण इसी कारण से बढ़ रहा है। तो इन सब का महत्व समझ में आता है, इनका आवश्यकता और इनका नुकसान समझ में आता है। When you think about all that can happen in a million years, जब आप सोचते हैं कि ये सब 1 मिलियन ईयर्स में हुआ है, तब ये सब कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, किस तरह से ओजोन कार्बन का प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से एवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से कुछ चीज़ों का एक्सटेंशन हुआ, जैसे कि डायनासोर्स चले गए, तो और ये सब भी मिलियन ईयर्स में हुआ। इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। तो इन सबको देखकर ये एंटार्क्टिका पर पहुंचकर ही समझ में आता है। माइंड बॉगलिंग यानी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही सरप्राइजिंग है ये सब। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स। अब वो कहती है कि कल्पना करो कि अब इंडिया, ये हम जान चुके हैं कि जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था, एक समय मिलियन ईयर्स पहले इंडिया उसी का एक पार्ट था। अब इंडिया में ड्रिफ्टिंग हो रही है और ये नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होके धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल। और कहाँ पे इतना ज़्यादा जैमिंग हो रही है, यानी आगे जो रास्ता नहीं है वो फंसा हुआ है और वो एशिया की तरफ बढ़ रहा है। इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। वो जाके धीरे धीरे कई लाखों वर्षों में एशिया में फिक्स हो जाता है और वहाँ पर हिमालयाज बन जाते हैं। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। और साउथ अमेरिका भी ड्रिफ्ट होते हुए धीरे धीरे खिसकते हुए लाखों साल में वो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ जाता है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज। और वहाँ पे क्या होता है, ड्रेक पैसेज बन जाता है। ड्रेक पैसेज क्या है ये हम जान चुके हैं। टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करेंट। और उस ड्रेक पैसेज में यानी अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका का जो सदर्न टिप है, वहाँ पर 3 ओशन, 3 वाटर बॉडीज मिलते हैं। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। और उससे वहाँ पर कोल्ड सर्कमपोलर करेंट यानी वो जो बिल्कुल ठंडी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी करंट वहाँ पर क्रिएट होती हैं, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड। और इन्हीं सर्कमपोलर करंट के कारण एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट एकदम फ्रिजिड, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और ठंडा, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और वो बिल्कुल एम्पटी, जहाँ पर कि ह्यूमन, नेटिव ह्यूमन नहीं है, वो बन जाता है। और वो साउथ पोल यानी दुनिया का जो बॉटम है, जो साउथ पोल है, वहाँ पर एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट बन जाता है। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. अब तिशानी दोषी कहती हैं कि मैं एक साउथ इंडियन हूँ, क्योंकि वो हम लोग जान चुके हैं कि वो मद्रास की रहने वाली हैं। और जो साउथ के लोग हैं वो सन वर्शिप यानी सूर्य की पूजा करते हैं। तो कहते हैं मेरी तरह के लोग जो कि साउथ इंडियन हैं, सन के वर्शिप करते हैं। और वो ऐसी जगह पर 2 हफ्ते उनको रहना पड़ा जहाँ पर पूरी दुनिया की 90% आइस जहाँ पर जमी हुई है। इज़ अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट। ये मेरे लिए जो ये आइडिया है काफ़ी चिलिंग है ना, स्ट्रेंज है। नॉट जस्ट फॉर द सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। वो कहती हैं क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट अलग है, वहाँ पे रहना अलग तरीके से पड़ रहा था, तो जो मेरे बॉडी फंक्शंस थे उनके उससे मैं ये, उनके लिहाज से मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा सोचना भी मेरी तरह के एक साउथ इंडियन के लिए उसकी इमेजिनेशन के परे है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। क्योंकि जो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है वो पूरा वाइट कवर्ड विद आइस है, तो वो दूर ऐसा, वो उसको एक पिंग पोंग बॉल कह रही हैं, यानी एक वाइट बॉल जो, लेकिन जो पिंग पोंग बॉल होती है उसकी साइज़ छोटी होती है। ये एक पूरा कॉन्टिनेंट है, इसलिए इसको उन्होंने कहा जाइंट पिंग पोंग बॉल, एक विशाल पिंग पोंग बॉल पर चलने जैसा है, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स।
और ऐसी जगह जिस पर कि इंसान के कोई कदम नहीं है, यानी वो इंसान की आहट उसके कदमों से परे है। जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। तिशानी दोषी कहती हैं कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वो ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ी विशाल पिंग पोंग बॉल हो जहाँ पर कि कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, यानी ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर इंसान रहते हैं। जैसे ना तो वहाँ कोई नो ट्रीज, ना कोई पेड़ हैं, बिल बोर्ड्स विज्ञापन के बोर्ड नहीं हैं, बिल्डिंग्स नहीं हैं। यू लूज ऑल अर्ली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। वहाँ पर आप पहुँचकर पर्सपेक्टिव है ना, टू गेट एन आइडिया, आप ये भूल जाते हैं कि आप धरती पर हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वहाँ पर ऊंचाई का डायमेंशन नहीं है। एंड टाइम हियर, और यहाँ पर टाइम का भी पता नहीं चलता है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और जो विजुअल स्केल है जो आप देखते हैं, कहीं पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं, कहीं पर माइटी यानी विशाल। कैसे? मिजेस एंड माइट्स, टाइनी इंसेक्ट्स हैं, फिर बड़ी बड़ी ब्लू वेल्स हैं, और उनसे भी बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, एज बिग एज कंट्रीज। इतने बड़े बड़े आइसबर्ग हैं जैसे कि उनका एरिया किसी देश के बराबर है। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था वो बेल्जियम कंट्री के एरिया के बराबर था। Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light. दिन तो ऐसे ही निकलते जाते रहे। किसमें? वो वहाँ पर जो लाइट थी, समर लाइट थी, वो 24 आवर्स, 24 घंटे। क्योंकि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। ऑस्ट्रल का मतलब रिलेटेड टू सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो 24 आवर्स का जो लाइट थी वो कैसी थी? सरियल, अनबिलीवेबल। एंड ए यूबिक्विटस साइलेंस, और एक ऐसा सन्नाटा जो महसूस होता है interrupted only by the occasional avalanche और calving ice sheet। और ये सन्नाटा और ये जो साइलेंस है, कभी कभी जब कोई एवलांच यानी स्नो स्लाइड होता है, बर्फ गिरती है, तब थोड़ी सी आवाज़ होती है, या फिर कैल्विंग आइस शीट, या फिर बर्फ स्प्लिट होती है, टूटती है, तो जो उसके टूटने से आवाज़ आती है बस वही वहाँ पर सुनाई देती है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और ये सन्नाटा जो वहाँ पर कैसा था, डर लगता था, वो इस सन्नाटे को ये जो आवाज़ें वो ब्लेस करती थी, उससे अच्छा लगता था। इट इज़ एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यहाँ पहुँचकर आप अपने आप को जो अर्थ की, पृथ्वी के जियोलॉजिकल यानी उसकी जो इतिहास है, पृथ्वी के उद्गम का, उद्भव का इतिहास है, आप अपने आप को उसमें इमर्स कर लोगे, उसमें मग्न कर लोगे। एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। और जहाँ तक इंसान की बात है तो जो प्रोग्नोसिस यानी जो फोरकास्ट है, भविष्यवाणी है, वो अच्छी नहीं है। यानी जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इंसानों के लिए अच्छे नहीं हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट, मानव का प्रभाव। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years ago. तिशानी दोषी कहती हैं कि जो मानव सभ्यता है उसका उद्भव कब हुआ? लगभग 12,000 साल पहले। Barely a few seconds on the geological clock. इस पृथ्वी के उद्भव और मानव सभ्यता के विकास को यदि हम एक क्लॉक, एक घड़ी बना लें जियोलॉजिकल, तो इंसान का उद्भव तो उसमें अभी कुछ सेकंड पहले ही हुआ है। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कितनी पुरानी है? 650 मिलियन ईयर इतनी पुरानी है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रकस। इतने कम समय में, यानी अभी तो 12,000 साल ही हुए हैं, इतने कम समय में हम लोगों ने पूरे जगह पर, पूरी इस पृथ्वी पर एक रकस यानी
हम लोगों ने एक नॉइज़ और डिस्टरबेंस को क्रिएट कर दिया है। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर, और प्रकृति पर हमने अपना अधिकार शो कर दिया है कि हम इस प्रकृति को अपने कब्जे में कर लिया है। विद आर विलेजेस, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़, कैसे हमने गांव बनाए, शहर बनाए, कस्बे बनाए और महानगर बनाए। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources। और इस तरह से बहुत तेज गति के साथ में इंसान की आबादी बढ़ने से क्या हुआ, हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग, जो इंसानों में बैटलिंग यानी फाइटिंग, लड़ाई हुई विद अदर स्पीशीज़ फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि जब हमने अपनी जो जगह थी वो लिमिटेड हो गई और रिसोर्स भी आबादी बढ़ने के कारण लिमिटेड हो गए, तो फिर जो माहौल कैसा हो गया, फाइटिंग का। विद अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और बढ़ती आबादी के साथ में बर्निंग ऑफ फॉसिल एंड फ्यूल, जो फ्यूल का, ईंधन का, पेट्रोलियम का, इन सब का को बर्निंग करने से अनमिटिगेटेड, और ये सब कैसा चला, कंटिन्यूअस, लगातार, इससे पूरी दुनिया पर, इस पूरी अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट यानी एक कवर छा गया है। विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और इससे धीरे धीरे लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन आज के समय में सबसे ज़्यादा हॉटली कॉन्टेस्टेड यानी सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड, पर्यावरण की जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, उन पर जितने भी डिस्कशन होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पर होते हैं। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या वेस्ट एंटार्क्टिक में जो आइस शीट है वो पूरी तरह से पिघल जाएंगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट बी डिसरप्टेड, क्या जो सर्कमपोलर करेंट थी वो डिसरप्ट हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या ऐसा होने से दुनिया का अंत हो जाएगा। मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी, ईदर वे, दोनों तरफ। एंटार्क्टिका इज ए क्रूशल एलिमेंट इन दिस डिबेट, और जब भी क्लाइमेट चेंज पर बात होती है तो एंटार्क्टिका एक क्रूशल एलिमेंट होता है इस डिबेट का। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, इसलिए नहीं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर कि इंसानी आबादी नहीं है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट। और इस तरीके से जब धरती का उद्भव हुआ उस समय से आज तक ये बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में, यानी उस समय जैसी क्लाइमेट थी जब इंसान धरती पर नहीं आए थे, वैसी की वैसी क्लाइमेट आज भी एंटार्क्टिका में है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन इसलिए नहीं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्यों डिस्कस किया जाता है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, क्योंकि यहाँ पर जो आइस की लेयर्स हैं उनके अंदर बहुत डीप इनसाइड आइस कोर्स यानी बहुत ही अंदर लगभग 500,000 ईयर ओल्ड यानी 50,000 साल पुराने जो कार्बन की जब एयर में था वो कार्बन लेयर, उस जो कार्बन इसकी आइस लेयर में है। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो। इसीलिए तिशानी दोषी कहती है कि यदि हम अपने पास्ट की स्टडी करना चाहते हैं तो एंटार्क्टिका इज़ द राइट प्लेस। क्यों? क्योंकि जो गोंडवाना रीजन जहाँ से कि प्लेट्स ड्रिफ्ट हुई और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ड्रिफ्ट हुए, एंटार्क्टिका वहीं का वहीं रहा। वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन न होने के कारण वो जो उस समय का जो क्लाइमेट था वो आज भी वैसा है। इस तरह से हम अपनी पास्ट की स्टडी कर सकते हैं और उसमें कितना चेंज आया हम अपना प्रेजेंट समझ सकते हैं और ये चेंज किस तरीके से बढ़ता जा रहा है
इससे हम अपने फ्यूचर को भी स्टडी कर सकते हैं। Students on ICE, the program I was working with on the Shokalski aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. दिशानी कहती हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस वो प्रोग्राम था आई वॉज वर्किंग ऑन, जो कि जिस प्रोग्राम में वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर गई थी। और कैसे गई थी ये हम लोग जान चुके हैं। एकेडमिक शोकाल्स्की वेजल यानी एक रशियन शिप था, वो उससे गई थी। और इसका एम यही था कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को कहाँ पर ले जाना, एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर कि इस दुनिया का आखिरी छोर है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न पोल पर। और उनको प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और वहाँ ले जाने का जो पर्पस था कि उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, शिक्षा के अवसर कितने हैं इसके बारे में इंस्पायर करना। इससे क्या होगा, विच विल हेल्प देम फॉस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा करने से यानी बच्चों को सदर्न पोल पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर ले जाने का जो मकसद था कि उनके अंदर एक न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई सोच को प्रमोट करना, फॉस्टर यानी प्रमोट करना, और अपने प्लैनेट का रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वहाँ जाकर उनको पता चलेगा कि हमने अपने जो प्लैनेट को कितना पोल्यूट कर दिया है। जब हमारी प्लैनेट, हमारी अर्थ अपने एग्जिस्टेंस में आई थी, उस समय जो एटमॉस्फेयर था वो कितना क्लियर था, कितना साफ था। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। ये 6 साल से ऐसा चल रहा है, यानी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन। और इसके जो प्रमुख हैं, इसके हेड हैं, वो कनाडा के हैं, जॉफ ग्रीन, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers। जब पहले वो किन लोगों को ले जाते थे, सेलिब्रिटीज़ को ले जाते थे, रिटायर्ड लोगों को ले जाते थे, पैसे वाले लोगों को ले जाते थे, या फिर जिनके अंदर जिज्ञासा थी उनको ले जाते थे। who could only give back in a limited way, जो कि वहाँ जाने के बाद में जो कुछ भी वहाँ से सीख कर आते थे उसका बहुत थोड़ा सा ही पार्ट, बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा रिटर्न करते थे, यानी लोगों को बताते थे या कुछ अच्छा करते थे। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में अब उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को ले जाना शुरू किया, जो कि फ्यूचर जनरेशन है और वो फ्यूचर के पॉलिसी मेकर हैं, ऑफ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और यहाँ जाकर जो वो एक्सपीरियंस करेंगे वो उनकी लाइफ को चेंज करने वाला होगा। एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो किस एज में, जहाँ पर वो एब्जॉर्ब करने के लिए यानी लर्न करने के लिए, सीखने के लिए रेडी हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वो एक्ट करने के लिए रेडी हैं, यानी वो इस पर वर्क करेंगे। जो भी वहाँ पर देख कर आएंगे उसमें जो भी उनको अपने प्लैनेट को बचाने के लिए करना होगा वो उसको करेंगे। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। इसका एक रीज़न ये था कि साउथ पोल पर जाना या उसके नज़दीक जाना और उससे प्रभावित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। It is easy to be blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. It is easy, तिशानी दोषी कहती हैं कि ऐसे लोग जो कि अपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी जो अपने घरों में रह रहे हैं वहाँ बैठकर पोलर आइस कैप्स के पिघलने का या फिर वहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है उससे इंडिफरेंट रहना, उसके बारे में कि ऐसा चलता है, ये सोचना बहुत आसान है।
बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचकर बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स को, आइस शेल्फ्स को गिरते देखते हो, पिघलते देखते हो, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तब आपको समझ में आता है कि जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या नुकसान हैं, तभी वहाँ जाकर एहसास होता है। एंटार्क्टिका, बिकॉज ऑफ आर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंटार्क्टिका हम लोग जान चुके हैं क्योंकि यहाँ पर नेटिव ह्यूमन नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आइस है, टेम्परेचर बहुत लो है, तो यहाँ का इकोसिस्टम भी बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरा और फोना है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, यानी यहाँ पर जो वेजिटेशन है, यहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत ही कम है, और बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर नहीं है। इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। इससे ये जब भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं एनवायरनमेंट में तो उसके जो बड़े बड़े रिजल्ट हैं वो तुरंत सामने आते हैं, और ये हमको एंटार्क्टिका जाकर ही समझ में आता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, एक एग्जाम्पल देती हैं कि बहुत ही सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या होते हैं, जो एल्गी वगैरह पर ग्रो होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश, तो ये क्या, एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन, ये उन ग्रास को यानी जिस पर ये डेवलप होते हैं उनको नरिश करते हैं और पूरे सदर्न ओशन का जो फूड चेन है उसको मैनेज करते हैं। These सिंगल सेल प्लांट यूज़ द सन्स एनर्जी, कैसे, ये सिंगल यानी एक कोश के प्लांट होते हैं जो कि सूरज से रोशनी लेते हैं और कार्बन को कंबाइन करके, यानी लाइट, सनलाइट प्लस कार्बन, और उसके बाद में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा उनको जो वहाँ का जो ओशन की फूड चेन है उसको नरिश करते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. वैज्ञानिक ये वार्निंग देते हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि यदि ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाली रेडियो एक्टिव रेज को धरती पर आने से रोकती हैं, यदि उस परत का और भी उस परत में नुकसान हुआ तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन एक्टिविटीज़ हैं ये अफेक्ट होंगी, यानी ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करके मरीन लाइफ को के लिए जो प्लांट्स हैं उनके लिए फूड बनाते हैं वो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region। और इससे क्या होगा कि जो सी के अंदर या सी एरिया में वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ भी अफेक्ट होगी। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और पूरी की पूरी जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो भी अफेक्ट होगी। इन द पैराबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो पैराबल जो तिशानी दोषी हैं वो इसको एक मॉरल स्टोरी बना देती हैं कि यदि फाइटोप्लैंक्टन जो कि मोनोसेलुलर हैं, सिंगल एक सेल एक कोशिकीय जीव हैं, यदि उनको बचाएंगे तो इंसान बचेगा, यानी इंसान नहीं बचेगा बल्कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बचेंगे। देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, और ये इक्वल मेटाफर यानी किसी की तुलना किसी से करना, तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, लाइफ से, जो धरती पर जिंदगी है उससे। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। वो कहती हैं छोटी चीज़ों पर फोकस कीजिए, छोटी छोटी बातों को फोकस कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, बड़े बड़े मसले, बड़ी बड़ी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at the 65.55 degree south। वो कहती है कि जो मेरा एंटार्क्टिक का एक्सपीरियंस था वो इस तरह के जो एपिफैनीज थी, एपिफैनीज यानी जो सडन रियलाइज़ हुआ, जो उनको इसके पहले नहीं पता था, केवल एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पर जाकर ही पता चला। वो
इस तरह की उसमें सडन बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाकर हुई, लेकिन जो बेस्ट उनको पता चला वो था कि एंटार्क्टिक सर्कल 65.5 डिग्री साउथ में जाके द शोकल्स्की हैड मैनेज टू वेज हर सेल्फ इंटू ए थिक वाइट स्ट्रेच of ice between the peninsula and Tadpole Island which was preventing us from going any further. हुआ क्या कि शोकल्स्की ने एक वेज यानी एक पतली सी एक जगह थी जहाँ पर वाइट स्ट्रेच यानी वहाँ पर बर्फ़ थी और उसके बीच में वो फंस गया। कहाँ पर? पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम, और वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। तो कैप्टन यानी जो शोकल्स्की के कैप्टन थे, शिप को जो चला रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम नॉर्थ में जाएंगे और वहाँ से मुड़ना पड़ेगा। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक। इसके पहले कि हमको कहा जाता, उन्होंने कहा कि हमको उतरना पड़ेगा। और कहाँ पे उतरना पड़ेगा? गैंग प्लैंक, यानी शिप में जो उतरने चढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म रहता है उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। एंड वॉक ऑन द ओशन, और समुद्र पर चलना पड़ेगा। सो वी वर ऑल 52 ऑफ अस। तो हमारे इसमें स्टूडेंट ऑन आइस में जो हमारी टीम थी, कितने लोगों की थी? 52 लोगों की। तो हम लोग उतरे, निटेड आउट इन गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स, और हम लोगों ने वो जो अपने आप को इक्विप्ड किया बर्फ़ पे चलने के लिए। गोर-टेक्स मीन्स ब्रेदेबल वाटर प्रूफ क्लोथ, ऐसे कपड़े पहने जो वाटर प्रूफ हैं और उसमें हम सांस ले सकें। एंड ग्लेयर्स, क्योंकि जो सफ़ेद बर्फ़ थी इतनी चमकती है कि उसको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो हम लोगों ने वो ग्लास भी पहने जो कि बर्फ़ पर जब चलते हैं तो उनको पहनना पड़ता है। वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और इस तरह से हम बिल्कुल प्योर सफ़ेदी पर चल पड़े। अंडरनीथ आर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक। हम लोग समुद्र पर चल रहे थे, लेकिन समुद्र के ऊपर हमारे पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत थी, क्योंकि वहाँ बहुत ही कोल्ड है, तो समुद्र की जो ऊपरी लेयर थी वो बर्फ़ जैसी बर्फ़ बन चुकी थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और जब हम चल रहे थे 1 मीटर मोटी बर्फ़ की तह के नीचे 180 मीटर यानी जो वो समुद्र था नीचे, वहाँ पर लिविंग जो वहाँ के सी के अंदर रहने वाले पूरे ऑर्गेनिज्म थे, वहाँ पर जिंदा थे। ब्रीदिंग यानी वो सांस ले रहे थे। एंड सॉल्ट वाटर, और जो वहाँ का वाटर था वो कैसा था? सॉल्टी था। In the periphery, crab beater seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. तो जब हम लोग ये चक्कर लगा के वापस लौट रहे थे तो हमने देखा क्रैब बीटर यानी स्नेल्स, और जो थे स्नेल्स थे, सील जो फिश थी बड़ी बड़ी, वो धूप में अपने आप को स्ट्रैच कर रही थी, बर्फ़ पे डली हुई थी, जैसे कि बरगद की छाया के नीचे गली के कुत्ते बैठे रहते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन। ये एक बहुत इस फैक्ट को वहाँ पहुँचकर इस फैक्ट को जाना समझा, क्या कि एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि हर कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर। फिर से जब लौटे तो वही 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए, वही 6 चेक पॉइंट्स फिर से मिले, और वही तीनों वाटर बॉडीज़ और बहुत सारे इकोस्फीयर। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आर प्लैनेट। मैं सोच रही थी कि इस प्लैनेट पे यानी हमारी मदर अर्थ पे ये जो ब्यूटी है वो कितनी बैलेंस है, यानी जो कुछ भी है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, प्लांट्स हैं, वो कितना बैलेंस है। हाउ वुड इट बी एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस। लेकिन यदि एंटार्क्टिका गर्म होने लगा तो क्या होगा? दैट इफ इट वंस यूज्ड टू बी, will we be around to see it, or would we have gone the way of the dinosaurs?
क्या उस समय हम लोग इसे देखने के लिए रहेंगे या हम लोग भी डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, मैमोथ्स की तरह, वुली राइनोस की तरह, यानी इनको ये जो डायनासोर्स हैं, मैमथ्स थे, राइनोस थे, इनकी तरह क्या हम भी एक्सटिंक्ट यानी इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे? हुज टू से, कौन कह सकता है? बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन 2 हफ्ते अंटार्कटिका पर रहने के बाद में, जो टीनेजर्स के साथ में रहने के बाद में, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिनके मन में इस दुनिया को बचाने की सोच है, विचारधारा है। ऑल आई कैन से इज़ दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, तो मैं यही कह सकती हूँ कि जो आने वाले मिलियन ईयर्स हैं उसमें बहुत कुछ हो सकता है। बट वॉट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन एक दिन का कोशिश भी, एक दिन का प्रयास भी उसको बदल सकता है। यानी एक बार यदि हम सोचें कि इस प्लेनेट को कैसे बचाएं, तो हमारी एक सोच, एक प्रयास भी आगे आने वाले मिलियंस ईयर्स को चेंज कर सकता है।